दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि रेल हादसे में हर रोज हर दिन कितनी मौतें होती है। अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो एनसीआरबी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश भर में 13,000 से अधिक ट्रेन दुर्घटनाओं में लगभग 12,000 रेल यात्रियों की मौत हुई है। ताज़ा आंकड़े का मतलब है कि 2020 में इन हादसों में हर दिन औसतन 32 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले साल 8,400 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें यात्री या तो ट्रेन से गिर गए थे या फिर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन के नीचे आ गए थे। ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में कोरोना महामारी के कारण 45% यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा था। जब देश भर में रेल दुर्घटनाओं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या दोनों के मामले में महाराष्ट्र सबसे पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश इस सूची में दूसरे तीसरे नंबर पर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंसान की बात तो छोड़ ही दीजिए, चोरों को भगवान से भी अब डर नहीं लगता है। यह ताज़ा मामला सिवान जिले का है। यह सिवान नगर थाना क्षेत्र में महादेव रोड में स्थित कचहरी दुर्गा मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों के हाथ 2 लाख से भी अधिक की संपत्ति लगी है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में ले लिया है, जब पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक कचहरी दुर्गा मंदिर से चोरों ने चांदी के 9 पिंडी कवर, 10 चांदी की छतरी सहित 2 लाख रुपए के सामान चुरा ले गए। यह जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को हिरासत में ले लिया। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कोरोना के बीच मनाए जाने वाले महापर्व छठ को देखते हुए संक्रमण से बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। एक और जहां बिहार के बस अड्डों, हवाई अड्डों के साथ रेलवे स्टेशनों पर अन्य राज्यों से अपने प्रदेश बिहार लौटने वालों की कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स की जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं अब गाँव की सीमा में आने वालों पर नजर रखने की भी तैयारी है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग ने जीविका, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ये पता करें कि उनके क्षेत्र की पंचायत या फिर प्रखंड में अन्य प्रदेश से कौन व्यक्ति आया है। जी हाँ, यानी कि जीविका, आशा और आंगनबाड़ी सेविका देखेगी कि गांव में कौन आया है कौन नहीं। ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर जीविका, आशा कार्यकर्ता उनसे मिलकर ये जानकारी लेगी कि उनके पास कोविड टेस्ट की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट है या नहीं। ये जानकारी भी ली जाएगी कि ऐसे लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन कराया है या नहीं। यदि वैक्सीनेशन करा भी लिया है तो उन्होंने पहली डोज ली है या फिर दोनों डोज ले ली है। दोस्तों मोदी सरकार की गति शक्ति योजना में बिहार की 1530 किलोमीटर नई सड़क निर्माण योजना को शामिल किया जा सकता है। जहां इसके तहत 7 सड़कों का निर्माण होना है। जहां भारतमाला फेज 2 के तहत इन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बिहार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। जहां ये सड़क परियोजनाएं पटना, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण सहित नेपाल से सटे इलाके और फिर उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों को लाभान्वित करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जिन जिलों में धान की कटाई हो चुकी है उन जिलों में आज यानी कि 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। जहां बिहार के किसान अपने धान को बेच सकते हैं। खबर के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग ने इसको लेकर जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां साथ ही साथ कहा गया है कि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिन जिलों में धान की कटाई हो गई है उन जिलों में 1 नवंबर यानी कि आज से धान की खरीद होगी, जबकि बचे हुए जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीद की जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि धान की खरीद MSP 1940 रुपए निर्धारित की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ठंड ने बिहार में दस्तक दे दी है। इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी। जब मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी हवा का प्रभाव स्थिर रहेगा। इस कारण से तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव होगा। दीपावली पर लगभग 2 डिग्री तापमान नीचे आएगा, जबकि 10 और 11 नवंबर को रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी हो सकती है। जब दीपावली तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार के अनेकों योजनाएं ऐसे हैं जो गरीबों के हित में कल्याणकारी साबित हो रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि आखिर उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब पेट जलने पर बच्चे अब रिक्शा खींचने पर मजबूर हो गए हैं। मामला बोधगया के चिल्ड्रेन पार्क के पास की है, जहां एक 9 वर्षीय बच्चा रिक्शा चलाते हुए बाजार की तरफ जा रहा था, जिन पर एक भूटानी महिला बैठी हुई थी। बात सिर्फ बोधगया की नहीं है बल्कि बिहार के कई इलाके जिलों में छोटे बच्चे रिक्शा चलाते हैं और वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। बिहार में कई ऐसी देसी विदेशी संस्थाएं चल रही है जो कहते हैं कि हम गरीबों के हित के लिए काम करते हैं, समाज के सुधार के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि वे खुद यानी कि गरीबों की सहायता करते करते संस्थान के संचालक खुद रसूखदार बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, जहां गरीबों के नाम पर लूट मचाते हैं और अपना पेट पालते हैं। जहां ऐसे संस्थानों के लोग सिर्फ गरीबों की मदद करने के नाम पर फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटने का काम करती है, लेकिन वास्तविक जरूरतमंदों को सहायता बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। आखिरकार सरकार की अनेकों योजनाएं इन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? इतनी सारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है, यह सवाल है। जहां इनके हाथ में किताब की जगह यानी कि छोटे बच्चे के हाथ में किताब की जगह रिक्शा क्यों दिया गया है, या फिर कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन का ये गरीबों पर असर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव संपन्न हो चुका है। सबको अब रिजल्ट का इंतजार है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन केडीबी लाइव की टीम मतदान के दिन किए गए सर्वे के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती है। इन दोनों जगह पर मुकाबला कांटे का रहा है, लेकिन आगे जेडीयू दिखाई दे रहा है। जहां महागठबंधन के अंदर मचे घमासान का फायदा जेडीयू को उपचुनाव में बहुत मिला है। जहां कांग्रेस पार्टी के मैदान में उतर जाने से जेडीयू की लड़ाई आसानी हो गई है। जहां इस चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मदद के लिए लालू प्रसाद यादव भी प्रचार में उतर गए थे, लेकिन महागठबंधन के बिखराव ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लालू प्रसाद यादव ने भी इस चुनाव के अंतिम दिन आकर माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जब दूसरी तरफ एनडीए के सभी दलों ने मिलकर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने भी तारापुर में कैंप किया, जिसका फायदा जेडीयू को मिला। अगले माह बहन की शादी होनी है। शादी में आने के लिए फौजी भाई ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, परंतु घर आने से पहले ही वे कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हुए विस्फोट में शहीद हो गए। उनके साथ एक जवान भी शहीद हो गए। जहां लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन उर्फ ऋषि कुमार बेगूसराय के निवासी थे। जहां शहर के जीरी कॉलेज के पीछे में स्थित पिपरा रोड में उनका परिवार रहता है। वे नौसेना में थे। उनके परिवार का सेना से गहरा नाता है। जहां परिवार के कई और सदस्य भी सेना की सेवा में हैं। जहां उनके मामा ने बताया है कि ऋषि रंजन राजीव रंजन के एक लौते बेटे थे। जब उनकी 2 बहनों में बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जब छोटी बहन की शादी अगले माह होनी है। ये नौशेरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, वहां ब्लास्ट में उनकी जान चली गई। जब ऋषि रंजन 24 साल के थे। दोस्तों हरियाणा के 24 जिलों में दीपावली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। जहां कई जिलों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि हरियाणा से पहले पिछले महीने दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर बैन लगाया था। प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चिंता के बीच ये कदम उठाया गया था। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी पटाखों की किसी भी तरीके की बिक्री नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि पिछली बार दीपावली से कुछ दिन पहले पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जहां ये प्रतिबंध प्रशासन इस बार भी जारी रखेगा। हालांकि दोनों राज्यों दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों बिहार के रास्ते अब बस के द्वारा नेपाल जाना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार परिवहन विभाग जल्द ही राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर तथा रक्सौल के रास्ते नेपाल के काठमांडू तक बस सेवा का परिचालन शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से इन लग्जरी बसों का परमिट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि योजना की शुरुआत नवंबर के पहले सप्ताह से होने की संभावना जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि एसटीए से परमिट मिल जाने के बाद पटना से मुजफ्फरपुर, रक्सौल, वीरगंज के रास्ते इन बसों का परिचालन नेपाल के काठमांडू तक शुरू हो जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि दीपावली का त्यौहार ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हर तरफ खुशी का माहौल है। लोग दिवाली के लिए कैंडल, रंगोली, डेकोरेशन, झालर आदि की शॉपिंग करने में लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक तबका ऐसा है जिसके चेहरे पर मायूसी दिख रही है। जहाँ हम बात कर रहे हैं मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की, जो मेहनत से दीपक और खिलौने बनाते हैं और फिर आजीविका चलाने के लिए यानी कि पेट चलाने के लिए उसे बेच देते हैं। जहाँ एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई और तीसरी तरफ चाइनीज झालरों का दबदबा, जहाँ इन तीनों ने मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। जहाँ दीपावली को लेकर लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि काफ़ी प्रयास के बाद भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जहाँ एक समय था जब दीपावली पर मिट्टी के दीप और खिलौने की बड़ी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन जब से बाजार में चाइनीज झालर और रेडीमेड दिए आए हैं, तब से मिट्टी के दीपक बनाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तबके को ये उम्मीद थी कि दीपावली पर उनके घर में थोड़ी खुशियां लौटेगी, अच्छी बिक्री होगी और घर वाले दीपावली खुशी खुशी मनाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो केडीबी लाइव आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब भी आप बाजार जाते हैं दीपावली को लेकर सामान खरीदने के लिए, तो आप कुम्हारों से मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। दोस्तों अब बात करते हैं कि साल 2030 तक सरकार का लक्ष्य सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर देना है। यानी कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि बिजली या बैटरी पर चलेगी। जहाँ ये काम तेज भी हो गया है और देश में 10 लाख से ज़्यादा बिजली गाड़ियां दौड़ रही है। जब बिजली गाड़ियों का प्रचलन बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनने होंगे। ऐसा भी नहीं है कि सभी चार्जिंग स्टेशन सरकार ही बनाएगी। स्टेशन बनाने का काम कुछ निजी हाथों में या फिर बिजनेस के उद्देश्य से शुरू होगा। जहाँ आप चाहे तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि आप भी चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। जहाँ आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने में भारी भरकम खर्च आएगा और ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई आम आदमी भी कुछ पैसे जोड़कर चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है और इससे अच्छी कमाई कर सकता है। ऐसे चार्जिंग स्टेशन को लो कॉस्ट एसी चार्जिंग स्टेशन या फिर LAC कहते हैं। जब सरकार इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी देती है और भी कई तरीके की आर्थिक मदद दी जाती है। इस दिशा में सबसे पहला कदम GST को लेकर किया गया है। पहले EV चार्जिंग स्टेशन पर 18% GST लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले नियम यह था कि चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग से प्लॉट लेनी होती थी और उसी पर स्टेशन बनने होते थे। जहां अब यह नियम खत्म कर दिया गया है। आप कमर्शियल या फिर प्राइवेट किसी भी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। इन कदमों के चलते इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलना पहले से आसान हो जाएगा और ऐसे पॉइंट खोलकर आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 पहिया, 3 पहिया, कमर्शियल, प्राइवेट, ट्रक या फिर बस जो भी बिजली पर चलते हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। जब मुनाफे की बात करें तो 2 पहिया, 3 पहिया, कमर्शियल या फिर प्राइवेट, 4 पहिया गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने में ज्यादा है। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके परिवार की तरफ से केस लड़ने वाले वकील विकास सिंह ने हाल ही में एनसीबी की जांच शैली पर निशाना साधा है। जब विकास सिंह ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मीडिया में आने के लिए एनसीबी बहुत ज्यादा ही उत्सुक है। इतना ही नहीं बल्कि इन सब मामलों को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सुर्खियों में बने रहे। जहाँ कई बॉलीवुड सिलेबस से एनसीबी ने पिछले 1 साल में पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान व्हाट्सएप चैट और मैसेज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। कई लोगों ने इन चैट्स के लीक होने के पीछे समीर वानखेड़े को जिम्मेदार ठहराया है। जहां इतना ही नहीं बल्कि एनसीबी के एक गवाह ने हल्फनामा में रिश्वत लेने का आरोप भी समीर वानखेड़े पर लगाया है। दोस्तों रोहतास, किशनगंज, कटिहार और सहरसा जिला के सदर अस्पताल में RT-PCR जांच लैब का निर्माण किया जाएगा। जब फिलहाल बिहार के 33 जिलों में RT-PCR की सुविधा उपलब्ध है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव और फिर इलाज का इंतजाम करने में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए RT-PCR जाँच बेहद कारगर है। इस जाँच के जरिए कोरोना से पीड़ित होने की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को घर से भी प्रैक्टिकल की तैयारी करने का अवसर दिया है। इसके लिए 9वीं के विद्यार्थियों को 20 और 10वीं के 22 प्रोजेक्ट दिए हैं। इसे वर्चुअल प्रैक्टिकल कहा जाएगा। इसके लिए CBSE ने लिंक जारी कर दिया है। उस लिंक पर जाकर के विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं। CBSE का यह निर्णय इसी साल से लागू किया जाएगा। दोस्तों बिहार उपचुनाव में शनिवार को तारापुर कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का फैसला EVM में कैद हो गया। जी हां, इन दोनों सीटों पर मतों की गिनती 2 नवंबर यानी कि कल होगी।
यह मतदान संपन्न होने के बाद भले ही सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के चुनाव परिणाम के बाद खेला होबे तथा राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी जैसे बयानों को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम का तत्काल असर तो बिहार की सियासत में नहीं पड़ने वाला, लेकिन भविष्य को लेकर आशंका भी बनी हुई है। जहां आरजेडी के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब निकाला जा रहा है कि अगर दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होती है तो फिर सरकार मुश्किल में आ सकती है। जब देखा भी जाए तो फिर सत्ता और विपक्ष में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर भी नहीं है। जब पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी दल महागठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी थी, जबकि जदयू, भाजपा, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल थी। विधानसभा के गणित की बात करें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 122 सीटों की जरूरत है। एनडीए के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्षी दलों के महागठबंधन में 110 विधायक हैं। जी हां, एनडीए के पास हम और वीआईपी के 4 विधायक सहित एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस भले ही आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो फिर वह आरजेडी के साथ होगी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अगर इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो फिर महागठबंधन में विधायकों की संख्या 122 हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए, जहां एआईएमआईएम के पास 5 विधायक है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर वीआईपी के पास 4 विधायक हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोग मच्छरों से सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरोना के बाद पटना वालों पर डेंगू का कहर जारी है। यहाँ हर दिन पटना के अलग अलग इलाके में डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है। जहाँ खबर के अनुसार पटना में शनिवार को डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को किसी भी गेम में व्यस्त करके माता पिता अपने ज़रूरी काम में लग जाते हैं, जहां अपने ज़रूरी काम निपटाने लगते हैं। बच्चे भी गेम खेल कर इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वे आपकी गाढ़ी कमाई को एक झटके में चूना लगा सकते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया में एक माँ की 8 साल की बेटी ने उसका फ़ोन पाकर ऐसा काम कर दिया है कि एक झटके में 61,000 रुपये की चपत लग गई। जहां अपने नुकसान के सदमे में आई माँ ने सोशल मीडिया पर पूरा वाकया शेयर किया है और पेरेंट्स को इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी है। जब मां ने बताया है कि उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी बेटी ने उसके अकाउंट से 61,000 रुपये खाली कर दिए, यानी कि 600 यूरो खाली कर दिए। जब ये सब तब हुआ जब बच्ची के हाथ मां का फोन लग गया। 61,000 के खिलौने खरीदकर मस्त रही बच्ची अपनी कहानी शेयर करते हुए महिला ने बताया है कि उसकी 8 साल की बेटी हैरी पॉटर की जबरदस्त फैन है। एक दिन जब मां का फोन उसके हाथ लगा तो उसने नादानी में खेल कर दिया। जब गेम खेलते खेलते लड़की ने हैरी पॉटर से जुड़े हजारों रुपए के खिलौने खरीद डाले। तो अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल फोन देते हैं गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चे भी आपको चूना लगा सकता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट को खाली करा सकता है। दोस्तों, धनतेरस को लेकर बाजार सजने लगे हैं। जहां लोग अपनी अपनी दुकानों को सामानों से भर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में दुकानों पर भीड़ लग रही है। अभी से रोशनी से बाजार जगमगा रहा है। बाइक शोरूम में बाइकों से दुकानें सजा दी गई है। जहां इस बार पिछले बार की तुलना में वाहनों के दामों में काफी वृद्धि हुई है। एक से बढ़कर एक नई गाड़ियां लॉन्च हुई है। दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के ऑफर और उपहार देने की बात कर रहे हैं। वहीं 2 पहिया वाहन के साथ बर्तन, सोने चांदी दे रहे हैं। जहां वहीं कपड़ा और रेडीमेड दुकानों पर अभी से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। जहां धनतेरस के दिन बर्तन और ज्वेलरी की खरीद की बिक्री अधिक होती है तथा इसे लोग शुभ भी मानते हैं। जी हां, दुकानदार इस बार काफी उम्मीद लगाए हैं कि धनतेरस पर अच्छी बिक्री होगी। कोरोना की मार झेल चुके व्यापारियों ने अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, दुनिया में जलवायु परिवर्तन के अलावा भी कई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब इनमें से एक पीने के पानी की कमी की समस्या भी गंभीर रूप से होती जा रही है। जब दुनिया भर में ताज़े पानी के स्रोतों की मात्रा साल 2030 तक 40% तक कम हो सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र तक ने इसे एक बहुत ही बड़ी समस्या माना है और इसके कारण अब दुनिया के बहुत से लोगों को विस्थापित तक होना पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक अब हवा से पानी हासिल करने की तकनीक विकसित करने की योजना बना रहे हैं। ये वायुमंडल पानी के हार्वेस्टर पानी को बचाने वाले इस द्रव को ऐसी जगह में भी हवा से निकाल सकेंगे जहां साफ पानी तक पहुंच की स्थिति बहुत खराब है, यानी कि जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है वहां से भी इस हार्वेस्टर मशीन के जरिए पानी बना सकता है।
दोस्तों एक महंत है जो अपने विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और मुसलमानों को निशाना बनाते रहते हैं। उसका नाम है नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ, नरसिंहानंद सरस्वती के दारुल उलूम के संबंध में दिए गए हालिया बयान की निंदा करते हुए उलेमा ने कहा है कि दारुल उलूम ने हमेशा अमन का पैगाम दुनिया में आम किया है। उलेमा ने स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नरसिंहानंद सरस्वती ने दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दियों की मातृत्व संस्था बताते हुए सरकार से इसे बंद कराने की मांग की थी। साथ ही जमीयत उलमा हिंद द्वारा गांव में बनाए जा रहे स्काउट प्रशिक्षण सेंटर का भी विरोध किया था। जय मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद ने न केवल मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है बल्कि अपनी शिक्षा के माध्यम से हमेशा दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान का मकसद नफरत का माहौल बनाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ना और बांटना है, लेकिन अब देश के नागरिक ऐसे लोगों की राजनीति को समझ चुके हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला है, तो बैंक भी आपकी जेब ढीली करने की तैयारी कर चुके हैं। 1 नवंबर यानी कि आज से आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने से निकालने तक के लिए चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही कई और नियम बदल जाएंगे जो आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, LPG सिलेंडर की बुकिंग का भी नियम भी बदल गया है। वही रेलवे के टाइम टेबल भी 1 नवंबर यानी कि आज से बदलने जा रहा है। नियमों में नवंबर महीने की पहली तारीख से होने वाले बदलाव के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप भी इससे अछूते नहीं हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। तो बात करते हैं कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो अब पैसे जमा करने के लिए भी आपको भुगतान करना होगा। जी हाँ, यदि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 महीने में 3 बार से अधिक धन जमा करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे पहले इस नियम को लागू किया है, जब लोन अकाउंट भी आपको 1 नवंबर से पैसे चुकाने होंगे। ये रकम 150 रुपये होगी। जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 नवंबर से तय लिमिट से अधिक बैंकिंग करने पर वह अपने ग्राहकों से शुल्क की वसूली करने जा रहा है। बैंक ने कहा है कि सेविंग अकाउंट में 3 बार आप फ्री में पैसे जमा करवा सकते हैं। अगर चौथी बार पैसे जमा करेंगे तो फिर हर बार 40 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। जी हाँ, अब गैस सिलेंडर के बारे में बात करें तो गैस सिलेंडर को घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी 1 नवंबर यानी कि आज से बदल जाएगी। अब गैस बुकिंग कराने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। बिना OTP के आप किसी भी तरह से LPG सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब तक आप अपने डिलीवरी बॉय को OTP नहीं बताएंगे तब तक आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब ट्रेनों के टाइम टेबल के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर यानी कि आज से देश भर में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने का मन बना लिया है। दोस्तों अगर आप भी इस समय कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप हर दिन आराम से 4000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होगा। जी हाँ, तो आइए बताते हैं कि आप कैसे और कौन सा बिजनेस शुरू करके महीने में आराम से 1,20,000 कमा सकते हैं। जी हाँ, आप कॉर्न फ्लेक्स का बिजनेस करके महीने भर में लाखपति बन सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के समय में ज़्यादातर घरों में कॉर्न फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लोग नाश्ते के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस के लिए ज़रूरी उपकरण की बात की जाए तो आपको मशीनों, बिजली की सुविधा, GST नंबर, कच्चे माल, स्पेस और स्टॉक रखने के लिए गोदाम की ज़रूरत होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जहां पर इसका प्लांट लगा सके। इसके अलावा स्टोरेज के लिए भी जगह की ज़रूरत होती है, तो गोदाम की भी आपको ज़रूरत होगी। जहाँ आपके पास कुल 2000 से 3000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। जहाँ 1 किलो कॉर्न फ्लेक्स बनाने की लागत करीब 30 रुपये आती है और बाजार में आप इसको 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हैं आसानी से। अगर आप 100 किलो कॉर्न फ्लेक्स का एक दिन में सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट करीब 4000 रुपये हो जाएगा। वहीं 1 महीने की कमाई की बात की जाए तो ये 1,20,000 रुपये होती है। अगर पैसे लगाने की बात की जाए तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बड़े लेवल पर। फिलहाल शुरुआत में इस बिजनेस के लिए आपको कम से कम 5 से 8 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। मोदी
मोदी सरकार की ओर से मुद्रा लोन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार स्टार्टअप बिजनेस करने वालों को करीब 90% तक के लोन की सुविधा देती है। अगर आप 50,000 रुपए में बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में सिर्फ 50,000 रुपए लगाने होंगे, बाकी पैसे आपको सरकार की तरफ से लोन के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का केस आगरा के वकील नहीं लड़ेंगे। वकीलों ने कश्मीरी छात्रों की राष्ट्रद्रोही हरकतों की कड़ी निंदा करके इन छात्रों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता नहीं देने का फैसला किया है। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इन छात्रों को माफी देने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, अधिवक्ता सहयोग समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक छात्रों ने जो हरकत की है वे देश विरोधी है। लिहाजा अब आगरा के वकीलों ने फैसला किया है कि वकील इन छात्रों का केस नहीं लड़ेंगे। वकीलों के संघों ने कहा है कि भारत का संविधान सभी को एक साथ रहने की आजादी प्रदान करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी काम करे। कश्मीरी छात्रों को इस तरह की राष्ट्र विरोधी हरकत नहीं करना चाहिए थी और उन्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए था। दरअसल पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था, जिसके बाद आगरा के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया था, जब पुलिस ने इन छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नशीले पदार्थ केस में जेल में बंद थे और शनिवार को ही उनकी रिहाई हुई। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन खान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे हरकत मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिसके पास पैसा है उसके बेटे की बेल भी हो जाती है और बेल की हेयरिंग भी हो जाती है। महाराष्ट्र में दलित और मुसलमानों के खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, उसके लिए कौन बोलेगा? मुझे इन दौलतमंदों से कुछ लेना देना नहीं है, दौलत से ही हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले बिहार की यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जब बिहार के 3 और स्टेशनों में हाईटेक सुविधा मिलने वाली है। स्टेशन पूर्ण विकास योजना के तहत पूर्व में चयनित 5 स्टेशनों के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, बरौनी, झारखंड के धनबाद और उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहित पूर्व मध्य रेल और 5 स्टेशनों का पूर्ण विकास करके उसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। आपको बता दूं कि अब तक गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल शुरुआत की जा चुकी है। 5 और स्टेशनों के चयन के बाद पूर्व मध्य रेल में अब कुल 10 स्टेशनों का पूर्ण विकास करके उसे अत्याधुनिक विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जाएगा। दोस्तों, पर्व त्योहार में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। जहां अलग अलग हथकंडे अपनाकर वे लोगों के खातों से पैसे खाली कर रहे हैं। जहां मोबाइल पर गिफ्ट वाउचर का लिंक भेजकर ATM डेबिट कार्ड की डिटेल्स जानकर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की और फिर अन्य तरीकों से लोगों के खाते में साइबर अपराधी सेंध लगा रहे हैं। कई बार कम रुपए निकालने पर लोग थाने भी नहीं जाते हैं और सिर्फ अपने खाते को ब्लॉक करवा देते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि आखिर साइबर ठगी कैसे ठगी करता है आपसे? तो चलिए आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साइबर अपराधी लोगों को एक लॉटरी निकालने या फिर किसी बड़े सामान पर छूट मिलने से संबंधित लिंक व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजते हैं। ज़्यादातर लोग लिंक को टच करते हैं ताकि वे पता चल सके कि उसमें क्या जानकारी है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके गूगल पे या फिर फोन पे के जरिए पैसे कट जाते हैं। जी हाँ, मोबाइल पर अनजान व्यक्ति खातों से संबंधित जानकारी मांगे तो फिर आप अलर्ट हो जाएं। बैंक कभी भी आपके खातों या फिर ATM डेबिट कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगता है। अगर फोन पर कोई खुद को बैंक अधिकारी बनकर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगे तो आप सतर्क हो जाएं। आप सावधान हो जाएं, किसी को भी अपने कार्ड का डिटेल्स नहीं दें। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का झांसा देकर अब तक कई लोगों के खाते से साइबर अपराधियों ने रुपए उड़ा लिए हैं। सबसे पहले साइबर अपराधी कॉल करते हैं, इसके बाद सामने वाले को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का झांसा दिया जाता है, फिर उन्हें एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। फिर अपराधी मोबाइल हैक करके अकाउंट की डिटेल्स जान लेते हैं। साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग ले चुके इंस्पेक्टर मुकेश कुमार वर्मा ने बताया है कि अपराधी हर कुछ दिन पर साइबर अपराध का ट्रेंड बदल देते हैं। कभी किसी के कहने पर एनीडेक्स, टीम व्यूआर या फिर अन्य ऐप डाउनलोड न करें। ऐसा करने से अपराधी आपके सिस्टम या मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं। वहीं अपराधी अलग अलग टूल्स के माध्यम से लिंक बनाकर लोगों को भेजते हैं। जहां उस लिंक पर जैसे ही लोग क्लिक करते हैं वैसे ही उन्हें कुछ जानकारियां देनी होती है या फिर बगैर जानकारी के ही खाते से पैसे कट जाते हैं।
दोस्तों, भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। यह भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इन्हीं राज्यों में से बिहार भी एक राज्य है। आज हम बिहार राज्य की सीमा के बारे में बताएंगे कि बिहार की सीमा किन किन राज्यों और देश को टच होती है। जी हाँ, बिहार की सीमा से छूने वाले देश और राज्यों के विषय में समझने से पहले ही हमें बिहार की चौहद्दी से रूबरू होना होगा। आपको बता दूं कि बिहार की उत्तर दिशा में नेपाल देश है, जहाँ वहीं पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिमी दिशा में बिहार यूपी से लगता है और दक्षिण दिशा में बिहार झारखंड राज्य से लगता है। बिहार की उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। इस स्थिति में हम जानेंगे कि बिहार के कौन कौन से जिले के सीमा नेपाल देश को छूती है या लगी हुई है। बिहार के जिन जिलों की सीमा नेपाल देश से टच होती है उन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले शामिल है। नेपाल के साथ भारत के गहरे संबंध है, या यूं कहें कि नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का नाता है। यह भारत और नेपाल दोनों ही देश के नागरिक सीमा के इस पार और उस पार व्यापार करने के लिए आते जाते रहते हैं। इसके अलावा दोनों ही देश के लोग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह एक दूसरे देश में भी करते हैं। जहां पर बीते कुछ दिनों से बॉर्डर पर तनाव होने के कारण कुछ स्थितियों में परिवर्तन आया है, पर यह भी बताया जाता है कि बिहार और नेपाल के रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जानकारी के अनुसार भारत और नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई करीब 1750 किलोमीटर है। जब भारत नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यूपी, बिहार, झारखंड और सिक्किम जैसे राज्यों से लगती हुई गुजरती है। जी हां, भारत नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अकेले बिहार राज्य से करीब 720 किलोमीटर तक छुई जाती है। यदि हम बिहार के दक्षिण दिशा में बात करें तो बिहार के दक्षिण दिशा में झारखंड राज्य स्थित है। सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य झारखंड बना। झारखंड राज्य से बिहार के औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर और कटिहार जिले लगते हैं। वहीं बिहार के पश्चिमी दिशा में यूपी राज्य स्थित है। यह वर्तमान में यूपी की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। बिहार के 8 जिलों की सीमा यूपी राज्य से छूती है। जब बिहार के जिन जिन जिलों से यूपी की सीमा टच होती है उन जिलों में से गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सिवान, भोजपुर, सारण, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले शामिल है। वहीं बिहार की पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। जानकारी के अनुसार बंगाल विभाजन के बाद ही बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। यह वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। यह बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा नंबर है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 12वां स्थान है। वहीं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जी हाँ, बिहार के इतिहास के अनुसार बंगाल विभाजन के निर्णय का ऐलान 19 जुलाई 1905 को किया गया था। जहां उस दौरान भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जहां वही बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में शायरी सुनाना पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेटे अली के गले की फांस बनता जा रहा है। जब पुलिस ने इस मामले में अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अली ने सरकार पर सियासी निशाना साधने के साथ ही अपना पुश्तैनी मकान सरकारी बुलडोजरों के जरिए गिराए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। अली ने कहा था कि जिन्होंने मकान गिराया है उन्हें एक एक ईंट का हिसाब देना होगा। जिन लोगों ने इमारत गिराई है उन्हें ही उसे फिर से बनवाना होगा। अली के इस बयान को विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को धमकी देने से जोड़कर देखा जा रहा है। अली ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने हमारा मकान तोड़ा लेकिन हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं तोड़ी, वे बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे। साथ ही अली ने एक शायरी अंदाज में कहा है कि बसा ना पाए जो एक घर, वे घर क्या जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो जिनके अनगिनत घर है, मैं उन लोगों का साथी हूं जिनका घर नहीं होता। हमारा भी वक्त आएगा, ये सच्ची कहानी है। हमारी और बदलने की रवायत भी पुरानी है। तैयार रहना, एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवाएंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।